आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल और हमारे कंटेंट को सराहाया और अपने कमेंट्स भी हमें भेजे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर की। इससे पहले कि हम हर लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा उस पर बात करें, चलिए हम देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र का क्या स्वभाव है और हम ये जाने कि राहु और जब इस नक्षत्र में बैठता है तो वो क्या क्या हमें फल दे सकता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो हम सब जानते हैं कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, हमारी कलात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ है और वो हमें अ, बहुत सारी धन संपदा, हमें बहुत सारा टैलेंट देने में सक्षम है। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि वो हमें देने में सक्षम है, लेकिन कब देगा, कैसे दे सकता है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये संपदा आसानी से या थोड़े से मेहनत से प्राप्त हो सके, वो बात जानना हमारे लिए बहुत मूल हो जाता है। तो जब हम अपने मन को स्थिर करके और ध्यान लगाकर ये जाने कि हमें वो क्षमता है कि हम बड़ा सोच सकते हैं और अपने जो अपने लिए हमने जिस बाउंड्रीज को बनाई हैं उनको भी क्रॉस कर सकते हैं और बहुत ही कामली यदि हम उसको प्लान करें तो हमें ये सारी चीजें लाइफ में उपलब्ध होती हैं। लेकिन आज ही हम इस बात पर विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि राहु का एक स्वभाव है। राहु क्या करता है कि आपको बेचैन करता है। जहाँ मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि राहु जहाँ बैठता है, वो हमें बेचैनी देता है। ट्रांजिट में भी वो जहाँ जाता है, वो उस विषय को, उस घर को लेके हमें बेचैनी दे देने लगता है। तो यदि रोहिणी में वो जाता है, रोहिणी जिस जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एक ग्रोथ का नक्षत्र है। रोहिणी में यदि ये राहु आया तो वो आपकी ग्रोथ देता है, लेकिन किस चीज का? यदि आप चिंता में लग गए तो उस चिंता का आपको ग्रोथ देने लगेगा। यदि आप किसी नव निर्माण में लग जाएंगे तो उस नव निर्माण में ग्रोथ देगा। यदि आप अपने जीवन में अपने साथी के साथ यदि आपका कोई रिलेशन डेवलप हो रहा है तो उस डेवलपमेंट, उस रिलेशन में भी वो ग्रोथ दे सकता है। इसी प्रकार जिस चीज से, जिस भाव से वो जुड़ा है उसमें वो डेफिनेटली इजाफा करेगा, ग्रोथ देगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें चिंताओं में घिरना है, चिंताओं की अभिव्यक्ति अपने जीवन में देखनी है, या फिर कोई एक सुंदर चीज का नवनिर्माण जीवन में करना है जिसके कारण हमें वो ग्रोथ मिले और हम बहुत सुखी जीवन और एक संपन्न जीवन व्यतीत करें। एक और चीज यहाँ पर हम बता दें कि जब हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं तो ट्रांजिट्स से ही सारा काम नहीं होता। तो फिर हमें योग, दशा, फल आदि इन सबको देखने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपकी कुंडली में यदि कोई योग बन रहा है और दशा, अंतरदशा, प्रात्यांतर दशा उसका साथ दे रही है और उसमें आपको एक छोटा सा भी पीरियड मिलता है जो कि वो ट्रांजिट को सफल कर सकता है, तो ट्रांजिट उस पीरियड को सफल कर देता है, कोई इवेंट ट्रिगर कर देता है जो आगे चल के हमारे लिए एक बहुत सुंदर अ, कोई इवेंट तैयार करता है। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब राहु रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो क्या फल दे देता है। सबसे पहले ये जाने कि अभी जो आकाश में, सौरमंडल में जो वो प्लैनेट्स की जो कुछ ऐसी दशाएं हैं या ऐसा कुछ उनका गोचर है कि सारे जो ग्रह हैं वो राहु केतु के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये डेफिनेटली आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है। क्योंकि अब हम मेष लग्न की से ही शुरू करते हैं। मेष लग्न की जब हम बात करते हैं तो ये सारा आपके 1-7 एक्सिस के अंदर हो रहा है, 2-8 एक्सिस में हो रहा है। लग्न पर लग्नेश है, ये बात बहुत स्ट्रॉन्गर, ये बात आपके फेवर में भी है क्योंकि शनि आपके दशम भाव का स्वामी आपके दशम भाव में है, गुरु जो आपका नवम भाव का स्वामी है और जो आपको नाम ख्याति दिला सकता है वो आपके दशम भाव में आ चुका है। और डेबिलिटेटेड तो है, लेकिन डेबिलिटेटेड गुरु भी कम नहीं होता।
राहु आपके लिए द्वितीय भाव में है। यहाँ कुछ चीज़ें हम जान लें कि राहु आपको आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के बारे में ठोक-ठोक के समझा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव एडमिनिस्ट्रेशन का भाव होता है, वित्त का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। इन चीज़ों के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से समझाने की क्षमता रखता है। अब द्वितीय भाव जो है वो आपके परिवार का भाव है, और इसको जब गुरु देख रहा है तो या वित्त को, परिवार को, इन सब को वो बढ़ा सकता है। राहु रोहिणी में भी इसको बढ़ा सकता है। तो चिंता की जगह जब आप बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हों, क्योंकि राहु डेफ़िनेटली चिंता देता है, उन चीज़ों को लेके बहुत चिंतित रहें, तो ये जानें कि ये समय है जब आप ध्यान में जाएँ और समझें कि आप किस चीज़ को किस तरह से काम करेंगे, किस चीज़ का किस तरह से उपयोग करेंगे और कैसे काम करेंगे। यहाँ आपको देवी शक्ति और जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आपके जीवन में क्योंकि अभी थोड़ी-सी आपकी आपकी लालसाएँ, आपकी इच्छाएँ क्योंकि अभी प्रबल हैं, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में बैठा है। वो आपकी डीप सीटेड डिज़ायर्स, इच्छाओं के बारे में बता रहा है। पंचमेश भी एकादश भाव में बैठा है आपके लिए, तो ये भी आपके सारे सूर्य जो हैं वो पंचमेश होकर एकादश भाव में बैठे हैं, और इसके लिए वो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। व्हाट यू विश फॉर, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको क्या चाहिए जीवन में, उस चीज के बारे में बहुत केयरफुली सोचिए, क्योंकि अभी यह समय है कि आपकी बातें बहुत अच्छे से पूरी हो सकती हैं। तो अ, ध्यान से अपना एक प्लान आउट करें और फिर उस पर काम करें। इससे आपको अपना पथ भी नज़र आएगा, और बहुत सारी जो नुक होल्स हैं, जो कि लूप होल्स हैं आपके काम में भी, क्योंकि ये दशम भाव में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट अभी चल रहा है, उनको अच्छे से वर्कआउट करेंगे, या कोई पुराना काम उसको ठीक से संजोने की कोशिश करेंगे, या उसको लिख कर पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपका बहुत सारा पुराना काम भी पूरी होने की संभावना है। घर परिवार की तरफ भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत इम्बैलेंसेस नज़र आते हैं। फिर हम बात करेंगे अ, मेष के बारे में हमने बात किया, और अब हम लग्न के बारे में बात करेंगे। ऋषभ लग्न वालों के लिए राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में आपके लग्न पर चल रहा है। जब राहु लग्न पर गोचर करता है तो वो एक चीज आपको डेफिनेटली देता है, वो देता है आपको चेंजेस, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी खोज करें। और जनरली हम लोगों को तो पहचान सकते हैं, लोगों पर जजमेंट भी पास कर देते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को और अपने आप को उतने अच्छे से नहीं पहचानते, या पहचान कर भी अनजाना कर देते हैं। तो ये समय है कि राहु आपको बार बार उस मुकाम पर लाएगा जहां पर आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, और इसके कारण आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। यदि आप शांत चित्त से किसी बड़ों के पास, किसी भी बड़े के पास जाएँगे, तो आपको डेफ़िनेटली मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में है गुरु के साथ। तो डेफ़िनेटली कोई भी बड़ा आपको मार्गदर्शन कर सकता है आपके बारे में, जिस पर यदि आप चिंतन करें और कुछ उसको अपने जीवन में लाएँ, तो डेफ़िनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें पूर्ण होंगी। आपका तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है वो दशम भाव में बैठा हुआ है। इसके कारण बहुत एक चीज़ आप देखेंगे कि आप जो भी डिसीज़न लें, रैशली ना लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई हड़बड़ा कर वो डिसीज़न ना लें। सोच समझ के यदि व्यवसाय के प्रति आप कोई अपना डिसीज़न लेंगे, तो वो डिसीज़न आपके लिए बहुत सुंदर रूप से फलीभूत होगा। अब हम आते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। उनके लिए जो अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, वो दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि राहु और गुरु द्वादश भाव और अष्टम भाव में गोचर करने के कारण और परस्पर दृष्टि के कारण उन भावों को कनेक्ट भी करते हैं। अब द्वादश भाव जो है, हम जानते हैं कि द्वादश भाव आपकी चिंताओं का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, लेटिंग गो का भाव है, या आपके खर्चों का भाव है। और अष्टम भाव जो है वो परिवर्तन,
अकस्मात परिवर्तन जो जीवन में आता है, उनका भाव है। अष्टम भाव जो है आपके साधना का भाव है, और अष्टम भाव भोग का भी भाव है। शनि आपको भोग करने नहीं देता और शुक्र आपको भोग करने पर बाध्य करता है। ये असमंजसता आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि राहु भी इसमें विकास ला सकता है या इसमें फैलाव ला सकता है। बात यह है कि हम किस ऊर्जा का उपयोग करें। ये डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली हमारे हाथ में है। हम चाहें तो बहुत चीज़ों को छोड़ सकते हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यही हम चाहें तो हम अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना, क्या न करना, ये डेफिनेटली आप सोचिए। साथ ही यदि आप द्वादश भाव का चैरिटी वाला अप्रोच लेंगे, तो आपकी जो चिंताएँ हैं, उनमें डेफ़िनेटली कहीं कुछ न कुछ कमी होगी, और शांत और चित्त मन को, ये मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा डेफ़िनेटली होगा। अष्टम भाव, जैसे मैंने बताया, कि भोग का भी भाव है और संन्यास या भक्ति का भी भाव है। शनि है, शनि कृष्ण को प्रिय मानते हैं, तो आप उनकी भी साधना कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मन शांत होगा, और आप बांसुरी की धुन या फिर कुछ भी ड्रम बीट्स पर भी आप यदि लगाकर सुने, तो उस समय भी आपका मन बहुत शांत होगा। आगे हम बढ़ते हैं अ, कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए एक बहुत सुंदर समय है। एकादश भाव का राहु आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है, और साथ ही जब सप्तम भाव पर सप्तमेश और आपका चतुर्थ तेज हो, तो वो आपको डेफिनेटली लोगों की आंखों में लाता है और आपको एक पद प्राप्त कराता है। लेकिन बात यह है कि राहु जो आपको एकादश भाव में होने के कारण आपकी ख्याति फैला सकता है, या आपको आगे बढ़ा सकता है, या आपका नाम बहुत जगह फैला सकता है, वो चीज़ आपको ये सोचना है कि क्या वो रियल में है, क्योंकि राहु जो है वो छलावा भी देता है। तो क्या वो उस छलावा को ग्रोथ दे रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, कि वो आपको ये इतना सक्षम बना रहा है कि आप एक्चुअली मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। इस बात पर यदि आप ध्यान दें और आप सतर्क रहें, सचेत रहें, तो डेफ़िनेटली आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, राहु 11th हाउस में जाने के कारण आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखाता है। उसको यदि आप एक्चुअली कन्वर्ट करने में मेहनत करें और देखते रहें कि आप उसको कन्वर्ट कर पाए हैं कि नहीं, तो डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ेंगे और ऊपर भी चढ़ेंगे। मंगल दशम भाव में आपके लिए योग कारक होने के साथ-साथ दिग्बली भी हो जाता है, जिसके कारण और आपके लग्न को देखता है। मेहनत करने के लिए आप सक्षम हैं और तैयार हैं, और इस महीने आप जब कड़ी मेहनत करेंगे, तो उसका फल भी आपके व्यवसाय में आपको दिखाई देगा, चाहे वो आपका प्रोफ़ेशन हो या व्यवसाय हो। आगे हम बढ़ते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए जो ये सारी परिस्थिति बन रही है, वो राहु दशम भाव में है। दशम भाव उपचय भाव माना गया है, यानी कि वो आपको आगे बढ़ाता है उन्नति की ओर। अब यहाँ हम देखें कि एक वो उपचय भाव, एक राहु जो हर चीज को ग्रोथ देता है, और एक रोहिणी नक्षत्र जो ग्रोथ देता है। डेफिनेटली आपके काम में इजाफा होगा, लेकिन क्या वो केवल आपके मनस पटल पर होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको यदि वो इजाफा एक्चुअली इन रियलिटी देखना है, तो आप शनि की सहायता से, क्योंकि शनि षष्टम भाव का कारक भी माना जाता है, और षष्ठी आपके लिए शनि षष्टम भाव का स्वामी होकर अभी गोचर में षष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप कड़ी मेहनत करें और सौम्यता से लोगों से बात करें। आपके नीचे जो काम करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो सौम्यता को दर्शाता है, और तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण आपको बोलता है कि आप लोगों से सौम्यता से बात करें। इससे आपको बहुत अपने काम में एक नए-नए एवेन्यूज़, नए-नए व्यूज़ मिलेंगे, जो यदि आप उसको एक्चुअली अप्लाई करें, तो वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ में भी परिवर्तित होंगे। मंगल आपके नवम भाव में बैठा हुआ है, योग कारक है, और आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। यश और साथ में कीर्ति, ये दोनों आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। देश काल पात्र का को हम ना भूलें और उसको लेके चलें, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे बातें क्लियर होने लगेंगी। अब हम आते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न पर। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए
ये बहुत सुंदर गोचर है क्योंकि आपके 1, 5, 9 को जोड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि और शनि, गुरु और राहु में परस्पर दृष्टि होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक नवम पंचम का भी संबंध स्थापित होता है। नवम पंचम एक का भी संबंध स्थापित होता है। नवम भाव में जो राहु गोचर कर रहा है, ये आपको किसी एक नई विद्या या एक किसी भी विद्या को एक नई तरीके से पढ़ने की क्षमता देता है। और जब आप उसको पढ़ते जाएंगे और साथ ही गुरु और शनि की सहायता से उसको अप्लाई करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको, जब ये राहु कृतिका नक्षत्र में 8 महीने बाद ट्रांजिट करेगा, तो वो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स देने की क्षमता रखेगा। आपका द्वादश भाव का स्वामी अ, जो सूर्य है, वो षष्टम भाव में बैठा है। आपको बल देता है कि आप कोई भी ऑपोजिशन हो उसको धराशायी कर दें, या फिर मैं यदि बोलूं कि उसको लेट गो करके आगे बढ़ जाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत सुंदर बात हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल आपको चिड़चिड़ा भी बना सकता है, तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा ध्यान डेफिनेटली दें, क्योंकि मंगल जो है वो स्वयं का स्व राशि का है और साथ ही भरणी नक्षत्र में बैठा है। तो सही गलत की पहचान में आप हो सकते हैं कि थोड़े चिड़चिड़े हो जाएं। फिर हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए ये सारा जो हम गोचर देख रहे हैं, वो 1 से 8 के बीच में या 2 से 8 के बीच में हम देख रहे हैं, द्वितीय भाव से अष्टम भाव के बीच में। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को जोड़ता हुआ, अष्टम भाव में राहु आपको चिंताएं बहुत देता है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अम, ये मिथुन लग्न वालों के लिए, कि अष्टम भाव जो है वो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है। वो आपको साधना की ओर भी ले जाता है और संभोग की ओर भी ले जाता है, और रोहिणी नक्षत्र में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो संभोग की ओर ले जाए। लेकिन एक एक स्ट्रॉन्ग चांस ये भी है कि वो आपका चित्त शांत करे और आपको अपने आप से अवगत कराए, जिसके कारण आप बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं। ये चॉइस आप पर है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु है, नीच का है, लेकिन चतुर्थ भाव का गुरु बहुत सुंदर भी माना गया है और चतुरेश के साथ है। साथ ही उसमें शुक्र जो लग्नेश है वो भी बैठे हुए हैं। अर्थात ये एक बहुत सुंदर संकेत है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं और लोगों को लुभाने की शक्ति भी आप में है, क्योंकि नवमेश जो है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड की बुध की ये क्षमता है कि पहले वो उस बातों को समझता है और फिर लोगों की ओर लोगों को तक सामने लाता है, जिसके कारण लोग आपकी इज्जत भी कर सकते हैं और लोग आपको एक ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके ज्ञान को भी, आपके बुद्धि को भी दर्शाता है और आपके नॉलेज को भी दर्शाता है, तो लोग आपको उस तरफ से भी बोल सकते हैं। और अपने आप को सिक्योर करना, क्योंकि जहां गुरु और बुध एक साथ गुरु और शुक्र एक साथ बैठते हैं, तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सकता है। आप ये पीरियड में, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके सिक्योरिटी का और साथ ही आपके जमीन जायदाद, अच्छी गाड़ियों का भी भाव है, तो आप ये सारी चीज भी इस समय करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। फिर हम आते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये समय जो है वो अपने से ज्यादा लोग अपने ऊपर डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और इसके लिए वो बाध्य है क्योंकि केतु उनके लग्न पर गोचर कर रहा है। लेकिन ये समय है कि आप अपने से ज्यादा अपने स्पाउस, पति या पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, उन पर ध्यान दें, क्योंकि लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप उनमें ऑब्सेस्ड ना हो जाएं, आप इतना ना खो जाएं, उनमें ही इतना ना खो जाएं कि जीवन आपके लिए थोड़ा सा जटिल बन जाए, या हर चीज उनके पल पल की खबर आपको रखनी जरूरी नहीं होनी चाहिए।
साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी आप उन पे शक न करें या उनकी गतिविधियों पर आप इस तरह से ध्यान न दें कि लोग सफोकेटेड महसूस करें। साथ ही आपके तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है और वो सप्तमेश के साथ है। तो हो सकता है कि आप बिजनेस रिलेशंस में और अपने रिलेशंस बनाएं बिजनेस के लिए, जिसके कारण आगे चल के आपको फायदा भी हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति से क्योंकि अष्टमेश जो बुध है और वो रेट्रोग्रेड है, तो ये भी बताता है कि कोई पुराना व्यक्ति यदि आता है जीवन में वापस और आपसे कोई एक रिलेशनशिप कायम करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप्स, तो उसको देखकर सोच समझ कर वापस उस क्षेत्र में आप जाएं, क्योंकि उससे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि की ओर। धनु राशि के व्यक्ति जो हैं वो उनके लिए ये थोड़ा सा ये जो अ, गोचर है वो सुंदर होने के साथ साथ एक चेतावनी के साथ भी आती है। षष्ठम भाव का जो राहु होता है वो बहुत बली होता है, वो आपको इतनी ताकत देता है कि आप किसी भी ऑपोजिशन को ओवररूल कर सकें। षष्ठम भाव जीवन में अकस्मात प्रॉब्लम्स भी दिखाता है, और ये प्रॉब्लम्स क्योंकि ये सेकंड हाउस ऑफ द नेचुरल जोडियाक काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में हो रही है, रोहिणी नक्षत्र में हो रही है, तो ये फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकती है और फैमिली से भी। और ये डेफिनेटली बहुत ग्रो करेंगी, तो आपके लिए बहुत जरूरी है एक तो आप इसके बारे में चिंता ना करें, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचें ना, और जब आपको धीरे से भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको राइट एट द बड एकदम शुरुआत में ही उस प्रॉब्लम पर काम करने की सोचें और उसको खत्म करने की सोचें, नहीं तो ये जाके आगे चल के आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। लग्न लॉर्ड जो है वो एकादश भाव के स्वामी अम, आपके शुक्र के साथ यहाँ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, द्वितीयेश के साथ और सप्तमेश के साथ। पार्टनरशिप्स में आपको डेफिनेटली इजाफा होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये समय है कि आप मेहनत करें और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सेकेंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का करें। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं केप्रिकॉन यानी कि अ, मकर राशि की ओर, मकर लग्न की ओर। मकर लग्न वालों के लिए ये एक बहुत सुंदर समय है। आपका 1-5 बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। जब लग्न पर इतने सारे ग्रह हों तो बहुत सारे भाव एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही आपके लिए एक बहुत बिजी पीरियड हो जाता है। श्रवण नक्षत्र में है तो वो आपको बताता है कि भाई सोचकर समझकर काम करें, क्योंकि जुपिटर और शनि जो है दोनों श्रवण नक्षत्र में है। साथ ही राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आने वाली हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है, छलावा हो सकता है आपके साथ कि भाई आपको सेलिब्रिटीहुड मिलने वाला है। थोड़ा सा सोचें समझें और इस पर विचार करें। अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उनको इनकैश करें, लेकिन ये भी देखें कि आप अपने परात में उतना ही लें जितना कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, उनका चुनाव बहुत ही सही ढंग से करें। और क्योंकि लग्न पर आपका लग्नेश है और वो भी शनि, तो वो आपको बोलता है कि धीरे धीरे सोच समझ कर काम करें। राहु आपको हड़बड़ी दिला सकता है कि आगे मिले या ना मिले, लेकिन सोच समझ कर उस अपॉर्चुनिटी को देखें, परखें और देखें कि वो आपको क्या फायदा देगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। प्लीज एक सर कटे चिड़िया की तरह काम ना करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मकर लग्न वालों के लिए, जिन लोगों को अभी जो सोच रहे हैं कि उनको बच्चा चाहिए, बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर पीरियड है, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आर्टिफिशियल मोड ऑफ इन फर्टिलाइजेशन आईवीएफ आदि के लिए जाना चाह रहे हैं। क्योंकि राहु यदि रोहिणी में हो तो ऐसा करना आप लोगों के लिए संभव है। स्टूडेंट्स जो पढ़ना नया कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या नई तकनीक के साथ काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो आईटी हो या एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है अपनी पढ़ाई को अप्लाई करके और आगे बढ़ने के लिए। तो चले हम बात करते हैं अब कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए एक बहुत सुंदर समय तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक समय है जबकि आपको अपना बैलेंस ढूंढना है। ये राहु जो चतुर्थ भाव में है, रोहिणी नक्षत्र में, वो आपको बाध्य कर सकता है कि आप कुछ खर्चा करें परिवार के लिए, परिवार के ऊपर, और साथ ही आपको एक सुंदर घर की भी चाह हो सकती है। जब आपका लग्नेश शनि आपका एकादश भाव और द्वादश भाव यानी प्लैनेट ऑफ वैल्यू जुपिटर के साथ द्वादश भाव में, और साथ ही योग कारक शुक्र के साथ में द्वादश भाव में विद्यमान हो, तो खर्चे आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि यदि आप मुक्त हस्त से दान यदि करें या अपने आप को एक सोशल स्टेटस पर खड़ा करना चाहें, जो कि अब पॉसिबल है आपके लिए, वो मेहनत के साथ और साथ ही मानसिक मेहनत के साथ हो सकता है। आपको सोच समझकर कुछ आगे ऐसी प्लानिंग करनी पड़े जिसके कारण आपको वो स्टेटस मिले। तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में डेफिनेटली आगे बढ़ोतरी होगी। राहु चतुर्थ भाव में आपको सिक्योरिटी इश्यूज भी दे सकता है। ये सोच आप सोच में जा सकते हैं कि आपको अपने आगे आगे होने के लिए या आपके भविष्य के लिए जो आपको कुछ बचाना संजोना है, वो आप किस तरह से करें। तो उसके लिए चिंता करने की जगह प्लानिंग करें, क्योंकि राहु चिंता की ओर भी ले जा सकता है, प्लानिंग की ओर भी ले जा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी यूज करें कि आप उसके लिए प्लानिंग करें और फिर आगे बढ़ें। अ, आपको ये जो शनि शुक्र और गुरु हैं जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यदि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप अ, बाहर से जुड़े या आप जहां रहते हैं उससे बाहर, क्योंकि देश काल पात्र हमें देखना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली यूज करें, जिसके कारण आपको आगे चलकर बहुत ही लाभ होगा। फाइनली हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये एक बहुत सुंदर समय है। तृतीय भाव में जब राहु होता है तो वो आपकी सोच को बढ़ा देता है और आपके डेयरिंग नेचर को भी बढ़ा देता है। साथ ही आपके गुस्से को भी बढ़ा सकता है और आपकी चिंता को भी बढ़ा सकता है। चिंता या चिंतन, इसमें आप क्या चूज करेंगे ये आपके हाथ में है। सोच को किस तरह आगे बढ़ाएंगे ये भी आपके हाथ में है, क्योंकि शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव का स्वामी है, वो आपके लग्नेश के साथ बैठकर एकादश भाव में आप तृतीय भाव को दृष्ट भी कर रहा है। लग्नेश गुरु यहाँ शनि और चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी रेट्रोग्रेड बुध के साथ भी विद्यमान है। तो ये आपको एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप, और डेफिनेटली कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम जो आपका पिछला छूट गया था, वो आपके पास वापस घूमकर आने की उसकी पूरी पूरी संभावना है। साथ ही सम्मान आपको प्राप्त होगा और डेफिनेटली लोग आपको सराहेंगे, क्योंकि जो लेकिन इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वापस खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो द्वादश भाव का स्वामी है। बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि शनि शैने शैने चलते हैं, शनि बहुत ज्यादा में विश्वास नहीं करते, तो खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। सूर्य जो आपके षष्ठम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में आपके पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। फॉरेन देश काल पात्र के अनुसार आपके गांव से, आप जहां हैं वहां से बाहर भी बता सकता है, लेकिन आपको मानसिक तनाव होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सूर्य और क्योंकि चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है। उसके लिए हम ये सोच सकते हैं या ये कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से मन को शांत करके, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, शांत करके यदि कार्य करेंगे तो वो चंद्रमा भी शांत होने का, और हमें, क्योंकि ये चंद्रमा धनिष्ठ नक्षत्र में भी है, तो इस चीज के लिए हमें पूरे तरह से सजग रहना चाहिए कि हमसे गलतियां जो है वो कम से कम हो। इसी तरह हमने देखा कि राहु
जो द्वादश भावों में द्वादश लग्नों के लिए किस तरह का फल दे सकता है। साथ ही ये उपाय हमें जान लेना चाहिए कि हम 2 तरह की आराधना कर सकते हैं। एक तो हम अम, देवी आराधना भी कर सकते हैं और देवी आराधना हमें करनी चाहिए राहु के लिए। साथ ही अ, दशा अवतार के कोई भी इष्ट देव जो हमें बहुत पसंद है और जिनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी आराधना भी इस समय हमें करनी चाहिए, जिसके कारण हमें बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अपने कमेंट्स द्वारा हमें डेफिनेटली बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।